सो स्टार्ट करते हैं। आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, याद रखिएगा, और 20 मार्क्स का पोर्शन है, 20 मार्क्स। सो बहुत ही ध्यान से समझना है। ऑलराइट, सी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, गवर्नेंस हम लोग यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत ही कोर और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में डिस्कस करूंगा। सो पे अटेंशन, आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हम रिस्क की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे टॉपिक को जो हमें एसोसिएट करना है विद द कॉर्पोरेट्स करना है, अदरवाइज रिस्क के बारे में बचपन से आप लोग इस बारे में रिस्क के मतलब जानते हैं ना, रिस्क के मीनिंग बचपन से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी तरीके की अगर शर्त लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, शर्त है ना, किसी फैक्टर्स को देखने के बाद एक शर्त लगाते हैं, और वो शर्त आप जीतेंगे या हारेंगे कुछ नहीं पता, बट हाँ आपने शर्त लगाया है तो कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करके लगाया है, तो हम बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क। ठीक है, आपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग किया हुआ है, बट एग्जैक्टली वैसा ही होगा ये जरूरी नहीं है, तो क्या है, वो भी एक रिस्क है। अच्छा, अगर एक सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाला इन्वेस्टर जब सिक्योरिटीज में, इक्विटीज में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि हायर प्रॉफिट, बट जरूरी नहीं है कि उसे एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ है या एक्चुअल जो रिटर्न हुआ है, यू नो व्हाट, इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न, वो वही हो जो एक्चुअली यू नो व्हाट एक्सपेक्टेड था। तो रिस्क को अगर हम कई तरह से देखने की कोशिश करेंगे, मैं यहां बताऊंगा आपको कि दो तरह का रिस्क बेसिकली है, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क अगर देखा जाए तो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है बिजनेस कम्युनिटीज को, ऑफ कोर्स बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसा होगा, जो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेगा। अभी क्या होगा, कैसे होगा, कि डिटेल में भी समझाऊंगा, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है इस चैप्टर के अंदर, हमें यह देखना है कि रिस्क तो है, रिस्क तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट अब हम उसको ये देखेंगे कि वो रिस्क किस नेचर का है, सिस्टमैटिक है या अनसिस्टमैटिक है। उसके बाद हम देखेंगे वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल रिस्क है। बेसिकली फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट साथ में ही आते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम दोनों को अलग अलग ही तरह से समझेंगे कि फाइनेंशियल रिस्क कौन सा है और नॉन फाइनेंशियल रिस्क कौन सा है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि ब्रॉडली अगर मैं कैटेगरी बनाऊं रिस्क का, तो दो ही तरह से बनेगा, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। साथ में बोलिएगा, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। आप भी बोलिएगा, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, जो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। सर कोई एग्जांपल देंगे, अभी सब बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है, जो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता। सब जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो छोटी छोटी सी हमने बातें करी, और पूरे चैप्टर में हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। अब जब ये सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक रिस्क की हम बात करेंगे, याद रखिएगा, हमें साथ ही साथ में, क्योंकि हमारे एकेडमिक रिक्वायरमेंट भी पूरा करना है और दूसरा इसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी समझना है, तो हमें सेक्शन 143, सेक्शन 134, सेक्शन 203 कंपनीज एक्ट के इन सेक्शंस पे हमारा फोकस रहेगा जब हम इसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखेंगे। इसके अलावा सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन नंबर 21, इस पे कंसीडर करेंगे। बेटा अब सेक्शन की एलिबरेशन यहां नहीं कर रहे हैं, है ना, हम एक्सपेक्टिंग कि आप प्रोफेशनल क्लासेस ले रहे हैं तो आपको 143 पता है, बट इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको उसके साथ फैमिलियर करूं। बट हमारा भी मेन पर्पस क्या है यहां समझना, रिस्क के एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझेंगे। तो रिस्क को पहले समझने के लिए याद रखिएगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, पहले लैंग्वेज को सीखिएगा। ड्राफ्टिंग एग्जाम में करेंगे तो लैंग्वेज को सीखना जरूरी है, ठीक है। आइए, तो अपना मॉड्यूल ओपन कीजिएगा, फटाफट कर लो। आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग भी ओपन कीजिएगा मॉड्यूल, क्योंकि हम लोग यहाँ पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से एक चीज को समझेंगे। और अगर किसी को लग रहा हो कि सर मुझे जल्दी है, मुझे तो नोट्स फटाफट से मिल जाएं, तो बेटा ये क्लास आपके लिए नहीं है। ऑलराइट, ओपन कर लो फटाफट से, चलो स्टार्ट करते हैं। आप ना, मैं सीधा पॉइंट पे बात करता हूं। देखो, एक हमेशा बात रखना, कोई इंडस्ट्री है सेम सेगमेंट में, मतलब सेम सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ये अगर मान लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर में या टेलीकम्युनिकेशन में या टेक्सटाइल के अंदर या ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, या ऑयल एंड गैस के अंदर, जो ये एक सेक्टर में आ रही हैं, यहां तक ऑब्जर्व किया गया है कि इनके अंदर रिस्क डिफरेंट हो सकता है। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। जैसे एग्जांपल समझो, किसी कंपनी में लिक्विडिटी रिस्क है। अब वो दोनों ही कंपनी, मान लीजिएगा दो कंपनीज हैं, एक ही सेक्टर में आती हैं। जैसे सर मान लीजिएगा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल, हमने एग्जांपल लिया मारुति और महिंद्रा, ठीक है। मारुति के पास लिक्विडिटी इश्यूज हैं। लिक्विडिटी इश्यूज क्या है, उसके पास ऐसी एसेट्स हैं जो इमीडिएट कन्वर्ट नहीं हो सकती है किसके अंदर, कैश में।
बट महिंद्रा के पास में लिक्विडिटी इशू नहीं है, उसके पास कोई रेपुटेशनल रिस्क आ गया। जैसे अभी टाटा नैनो के एग्जांपल हम देखेंगे कि क्या हुआ, एक रेपुटेशन वाला क्वेश्चन राइज हो गया, रेपुटेशन रिस्क। जैसे मान लीजिएगा उनका प्रोडक्ट फेल हो गया, टाटा नैनो, कई बार ऐसा सुन में आया कि वो बर्स्ट हो गए, जल गई कहीं पे, कहीं जगह उसका इंजन में आग लग गया। अब इससे पब्लिक में माइंड में क्या इमेज जाता है ना। मान लीजिएगा टाटा के पास में क्या है, फंड तो बहुत है, लिक्विडिटी भी है, लेकिन रेपुटेशन पिट गया उसके प्रोडक्ट की वजह से। तो दोनों सेगमेंट, सेक्टर एक हो सकता है बट दो कंपनीज के लिए, सेक्टर एक हो सकता है बट कंपनीज के लिए रिस्क डिफरेंट हो सकता है। इस चैप्टर को ध्यान से समझाऊंगा। अगर कोई आप लोगों को, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ठीक है, ऑनलाइन जो बच्चा, क्योंकि स्टार्टिंग में वीडियो कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए पब्लिक रहता है, इसलिए बता रहे हैं। तो पब्लिक वीडियो जो देखता है ना, जिसमें से वो कोई बच्चा अगर देख रहा है, और कई वीडियो जो ऑलरेडी के लोग डालते हैं, जो तुम्हें कचरा डाल रहे हैं, कुछ लोग, सबके लिए नहीं कहूंगा, कुछ लोग कचरा डालते हैं, फटाफट करके कचरा डाल देते हैं, वहां वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, ऑलराइट। सो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कह रहे हैं बात। आप यहाँ अगर चलना चाहते हैं तो आपको बहुत से समझाया जाएगा, ऑलराइट। और क्वेश्चंस भी बताऊंगा बीच में आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। द वर्ड रिस्क हैज कम टू मीन इम्पीडिमेंट। इम्पीडिमेंट मतलब क्या होता है, एक तरह का ऑब्स्टेकल टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल वर्ड में समझ लीजिएगा। ऑफ इम्पीडेंट मतलब क्या, इस रिस्क, वो ही एक रिस्क क्या है, अगर सिंपल वर्ड में बोले, रिस्क वो है जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, किसके लिए, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीवमेंट करने में। आपने मान लीजिएगा, एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है इस साल हम लोग अपने 10 नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ओपन करेंगे, ठीक है। टारगेट क्या हो गया, 10 न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब इसको अचीव करने में आने वाली प्रॉब्लम्स, वो क्या है, रिस्क। तो ऑब्स्टेकल, इम्पीडेंट मतलब ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स आपके, क्या देखिएगा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आती हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, रिस्क। अब यही आगे समझेंगे कौन कौन से रिस्क जो कि कैलकुलेटिव हैं, कौन कौन से नेचर अनफोर्सीन है, पता ही नहीं कब हो गया। जैसे नेचुरल डिजास्टर, बता के तो नहीं आता, अचानक हो गया, ठीक है, आप उसे कैलकुलेट नहीं करता, इससे क्या इंपैक्ट होगा, समझ में आ रहा है। तो कह रहा है पर इम्पीडेंट। नाउ the term risk is used in many ways and it's given different definition depending on the field and context. Now, commonly that used terminology, risk are uncertainty and undesirable outcomes. तो risk क्या कह रहा है, risk is uncertainty and undesirable. रिस्क क्या कह रहा है, अनसर्टेनिटी एंड अनडिजायरेबल। किसकी डिजायर होगी रिस्क, समझ में आ रहा है, ऑफ कोर्स अनडिजायरेबल। क्लियर है। तो रिस्क के लिए बोलो मेरे साथ, आप लोग बोलो, आप थोड़ा धीरे बोलो, जोर से मत बोलना, लेकिन बोलो, ऑलराइट। क्या कह रहे हैं, रिस्क क्या कह रहा है, अनसर्टेनिटी एंड अनडिजायरेबल। अदर टर्म्स डेफिनेशन ऑफ रिस्क फ्रॉम द वेरियस पर्सपेक्टिव्स, जैसे जेनरिक रिस्क, ठीक है, फाइनेंशियल, फूड इंडस्ट्री, ऐसे अलग अलग तरीके से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। देखो यहाँ पे एक और देखना, ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन अगर डेफिनेशन में देखें तो रिस्क इज व्हाट, एक्सपोजर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, injury, other adverse or unwelcome circumstances, a chance or situation involving such a possibility। बात पकड़ में आ रहा है, पॉसिबिलिटीज, याद रखिएगा रिस्क का मीनिंग यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इंजरी, डैमेजेस या अनवेलकम सर्कमस्टांसेस। कि आपने प्लानिंग किया हुआ था कि आपकी कंपनी जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उससे कंपनी की एक नई मार्केट में इमेज बनेगा, बट उल्टा ही हो गया। कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कुछ ऐसे लोग थे जो करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे थे, उन्होंने आपकी कंपनी का प्रोडक्ट का सीक्रेट फॉर्मूला पहले से ही कहीं डिस्क्लोज कर दिया या सेल आउट कर दिया, बेच दिया छुपकर, है ना, गबन करके। तो क्या होगा, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ, अनवेलकम सर्कमस्टांसेस। Now listen, come to the point. Generic risk को देखते हैं, आप probability और threat of damage, injury और liability, loss और any other negative occurrence that is caused by external or internal vulnerabilities and देखो vulnerabilities का मतलब क्या हो रहा है, इस तरह की obstacles create हो रही होंगी that may be avoided through preemptive actions. Generic। अब ये जो होगा जेनरिक, जो बोल रहा है बेसिकली ऑलमोस्ट सब जगह मिलेगा आपको। क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी और थ्रेट ऑफ डैमेज, इंजरी और लायबिलिटी।
वही कहता है फाइनेंस पर्सपेक्टिव से देखें, प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी लोअर देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब आप सिक्योरिटीज मार्केट में जब इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपकी माइंड में क्या प्लानिंग चल रहा होता है, सोच के देखिएगा कि जो मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं उसमें हायर रिटर्न मिले। बट अगर सपोज मार्केट क्रैश हो गया और आपके ही जो प्राइसेस हैं सिक्योरिटीज के, ऑफकोर्स इक्विटीज के प्राइसेस हैं वो एकदम गिर गए, तो वो क्या होगा आपके लिए फाइनेंस पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल रिस्क। Alright. Now, financial risk divided into following categories, जैसे basic risk, capital risk, country risk, default risk। अब ये फाइनेंशियल रिस्क मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे, इसी सेशन में डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छे से डेलिब्रेट करूंगा, ठीक है। बेसिक रिस्क जैसे इंटरेस्ट में चेंज आना तो हो सकता है, कैपिटल रिस्क हो सकता है। अब कैपिटल रिस्क का भी इंपैक्ट होता है बेसिकली जब आपको फंडिंग्स ना अवेलेबल हो आपके लिए। कंट्री रिस्क का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, दो कंट्री के बीच में वॉर हो गया तो भी आपके लिए झंझट हो जाएगा। करेंसी में करेंसी चेंज हो जाता है ना। डिफॉल्ट रिस्क, डिलीवरी रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, पेमेंट सिस्टम रिस्क, पॉलिटिकल, रीफाइनेंसिंग, रीइन्वेस्टमेंट, सेटलमेंट रिस्क, सॉवरेन रिस्क, अंडरराइटिंग रिस्क। सर कितना सारा रिस्क है, लेकिन सारा का सारा अप्लाई वो जरूरी नहीं है आपका इंडस्ट्री। हम वो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे ना तो एग्जांपल समझते हैं। देखो आप नाउ फूड इंडस्ट्री की बात करें, ड्यू टू द अनसर्टेन हैजार्ड इन फूड देयर विल बी अ नेगेटिव इंपैक्ट to ascertain the magnitude due to certain hazard in food। अभी जैसे क्या हुआ था, ध्यान से देखो, मैगी का केस में कई बार बोलता रहता हूं, बताता हूं फिर, क्योंकि फेवरेट है ना आप लोगों का, इसलिए ऐसे एग्जांपल्स याद रहते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, आपने देखा कि उसमें ये मार्केट में बात निकल के आया कि भाई इसके फूड में एडल्ट्रेशन है, इसने क्या कर रखा है कि जो ये फूड बना रहा है उसके मसाले में वो पटांग चीजें जो भी था, लेटर ऑन ऑफ कोर्स क्लीन चिट मिल गया था। लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं एक बार फूड तो डिस्टर्ब हो गया ना। कई बार ऐसा होता है, ये तो एग्जांपल तुमको मैगी का दिए हैं, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि एक न्यूज स्प्रेड कर दिया गया कि मान लीजिएगा, मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर बाद में कोई बेकार का इशू बने, मान लीजिएगा प्रोडक्ट एक्स कोई कंज्यूमेबल फूड है, उसको खाने से लोगों को कैंसर होता है। अब ये क्या हो जाएगा, लोग उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे, अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट का इमेज समझ में आ रहा है। तो फूड इंडस्ट्री की भी बात करें तो उस सेंस में भी करें, द सर्टेन हैजार्ड इन फूड। कहता है इंश्योरेंस रिस्क। अब इंश्योरेंस रिस्क किस सेंस में होगा, जहां पर क्या हो रहा है, सिचुएशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल is known, वेरिएबल इज नोन। जैसे एक किसी ने फायर इंश्योरेंस लिया तो फायर से होने वाले डैमेजेस वेरिएबल है, कितना होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा, बट वो वेरिएबल नेचर है। मोड ऑफ ऑकरेंस और एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ऑकरेंस इज नॉट नोन। आपको ये तो पता है कि आप किस चीज का प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बट ऐसा होगा ही, किस तरह से होगा ये नहीं पता, तभी तो रिस्क है। अगर पता ही है सब कुछ तो फिर रिस्क कहां रह गया, समझ में आ रहा है। रिस्क का मतलब क्या है, जो अनसर्टेन है, अनडिजायरेबल है और जो आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या होगा। बात पकड़ में आ रहा है, पकड़ में आया। प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, तो क्या होता है कि कॉइन को आप टॉस करके देखिएगा, प्रोबेबिलिटी होगा या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, एग्जैक्टली तो नहीं पता ना। अब बेटा वो मैजिक वैजिक का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा है ना। सिक्योरिटीज रिस्क, जिसमें कहता है सिस्टमैटिक रिस्क एंड नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। यहां देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी, और इसको डिटेल में हम आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और ड्रॉप इन वैल्यूज। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस एंड ड्रॉप इन वैल्यूज। जैसे कहता है सिस्टमैटिक रिस्क, ऑल सिक्योरिटीज इन द सेम क्लास is linked to an overall capital market system, therefore cannot be eliminated by diversification, also called market risk. Systematic risk is also known as market risk. Interest rate में change हो जाना, क्या होगा उससे, ऑल ओवर मार्केट इंपैक्ट होगा नहीं होगा। या सोच के देखिएगा नेचुरल डिजास्टर, वेदर है ना, चेंजेस हो गया इसलिए भी इंपैक्ट पड़ गया, वॉर हो गया दो कंट्रीज के बीच में, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तो इसका इंपैक्ट पूरे मार्केट पर जाता है। आपने तो सुना भी होगा वैसे भी ना, स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहते हैं, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। अब अगर मान लीजिएगा इन्फ्लेशन अगर एकदम बढ़ गया या इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ गया, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ गया, तो अल्टीमेटली क्या इंपैक्ट होगा उसका। इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हो गया तो बोलो इंटरेस्ट रेट, तो पूरा मार्केट में इंपैक्ट जाएगा। ये स्पेसिफिकली किसी पे जाएगा, किसी पे जाएगा, ऑफकोर्स पूरा मार्केट इंपैक्ट होता है, ठीक है। फंडिंग्स का तो गेम है पूरा बेटा, क्लियर। तो यहां क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, दो तरीका हुआ सिक्योरिटीज में भी अगर हम बात करेंगे, सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक। नॉन सिस्टमैटिक इज अ रिस्क दैट इज नॉट मार्केट रिलेटेड एंड इज नॉट सिस्टमैटिक, इज आल्सो कॉल्ड नॉन, ऑफ कोर्स नॉन मार्केट रिस्क, एक्स्ट्रा मार्केट रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क।
ये अनसिस्टमैटिक रिस्क हमेशा याद रखना, ये पर्टिकुलरली इनिशियली याद रखेगा, ये डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक कंपनी के अंदर नॉन कंप्लायंस हुआ, फॉर्म सुनना है वापस, नॉन कंप्लायंसेस हुए, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने कंपाइल नहीं किया, आपको इनिशियली आपको पेनल्टी लगाया और ठीक है भैया आप अब नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती ना करें, बट आप कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, बस बहुत बढ़िया से आप उसी को बार बार नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, तो आपको क्या माना जाएगा? आप समझते हैं ना इसको क्या बोला जाता है कि भैया किस नेचर का ये रिपीटेशन एंड नॉन कंप्लायंसेस attracts serious what amount of penalty। अगर रिपीटेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस होगा तो सीरियस हो जाएगा ना, बात पकड़ में आ रहा है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन और कंप्लायंस, उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर डायरेक्टली इंपैक्ट उस सेंस में नहीं कर रहा है। बात पकड़ में आ रहा है। देखो अभी देखते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आपसे रिस्क हो सकता है। रिस्क डेफिनेशन आप देंगे, क्या कहेंगे, इन सिंपल वर्ड्स हम बताएंगे रिस्क बेसिकली क्या है। इट्स नॉट काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट इम्पिडेंट वर्ड यार, कम से कम न्यू वोकैब से यूज करा करो, पुराना वोकैब है वैसे तो। इम्पिडेंट means an impediment to achievement of the organization objective in common language, and it is divided into two categories classified, you know, systematic and unsystematic। systematic risk की हम बात करेंगे, देखो आओ, systematic risk कैसा है, not fully uncontrollable by an organization। याद रखिएगा यहाँ पे ये uncontrollable बोल रहे हैं, of course natural disaster हो गया, अभी कोविड के केसेस में क्या हुआ था, सब लोग बिजनेस कर पा रहे थे कि नहीं ना, पूरा मार्केट इंपैक्ट हुआ, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नॉट फुली अनकंट्रोलेबल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर कहता है नॉट एंटायरली प्रिडिक्टेबल, नॉट एंटायरली प्रिडिक्टेबल, ना ही प्रिडिक्टेबल है, यूजली ऑफ अ मैक्रो नेचर, मैक्रो का मतलब सभी को ही लगभग इंपैक्ट करेगा, पूरा मार्केट को इंपैक्ट करेगा। याद रखिएगा जब हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क तो इज आल्सो नोन एज मार्केट रिस्क, याद रखिएगा मार्केट रिस्क, एग्जाम में क्वेश्चन मार्केट रिस्क बन के भी पूछ सकता है आपसे वो। तो कैसा कह रहे हैं, कैसा है बेटा, याद रखो, इसको हाईलाइट करो, नॉट फुली अनकंट्रोलेबल, नॉट फुली अनकंट्रोलेबल, नॉट फुली, यार वर्ड यूज हो रहा है अनकंट्रोलेबल, एग्जाम में भूल के भी रट्टा मारने वाला गलती कर देता है ना, लिख देता है नॉट फुली कंट्रोलेबल, यहां बोल रहा है नॉट फुली अनकंट्रोलेबल। फिर आगे कहता है नॉट एंटायरली प्रेडिक्टेबल, यूजली फॉर अ मैक्रो नेचर, यूजली अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे अभी आपने देखा यूक्रेन और रूस के बीच में जब झगड़ा हुआ, मतलब वॉर हो गया था, तो इसका इंपैक्ट इंटरनेशनल मार्केट भी पड़ा, ऑयल के प्राइसेस पे भी इंपैक्ट आया, कहीं कमोडिटीज के प्राइसेस पे इंपैक्ट आया। आई कहता है ऑपरेटिंग अंडर अ सिमिलर स्ट्रीम एंड कैन नॉट बी फुली असेस्ड एंड एंटिसिपेटेड इन एडवांस इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग एंड ग्रेविटी। अब इसको, अभी कोविड किसने पहले से प्लान कर रखा था, तो किसी कंपनी ने सोच रखा था, अब चाइना का तो हम कह नहीं सकते है ना, लेकिन नहीं पता था ना कई सारी कंट्रीज को कैसा, और कई बार होता भी है ये, जब भी इस तरीके का पैंडेमिक आता है तो इस बारे में पूरी तरह से आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो टाइमिंग, ग्रेविटी, टाइमिंग मतलब कब होगा ऐसा रिस्क और कितना इंपैक्ट होगा ये नहीं पता, इसलिए सिस्टमैटिक रिस्क बोल रहे हैं उसे। एग्जांपल सेट आउट रिस्क इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, परचेसिंग पावर रिस्क, और देखिए यहाँ पे और लिखे हुए वॉर, इन्फ्लेशन, नेचुरल डिजास्टर, टेररिज्म, ये सब के सब किस नेचर के हैं, सिस्टमैटिक रिस्क। वापस समझो, नॉट फुली अनकंट्रोलेबल, नॉट फुली अनकंट्रोलेबल, नॉट एंटायरली प्रेडिक्टेबल, नॉट यूजली अ मैक्रो इन नेचर। तो अब सर ऐसा करेंगे, इतना पे हाईलाइट करना, देखो ध्यान से सिखा रहा हूं, इस कीवर्ड को अपने साथ रखना, नॉट फुली अनकंट्रोलेबल ऐसे याद करो, नॉट एंटायरली प्रेडिक्टेबल ऐसे याद करो, मैक्रो इन नेचर, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अफेक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर अ सिमिलर स्ट्रीम, हाईलाइट कर दीजिएगा, fully assessed, cannot fully assessed and anticipated in terms of timing and gravity। एग्जाम्पल क्या है, मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क हम बोल ही रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट रिस्क हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकता है, एक्सचेंज रिस्क हो सकता है, क्लियर हो रहा है, परचेसिंग पावर में इंपैक्ट पड़ता है। अब कहता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, वापस अनसिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब कंट्रोलेबल बाय ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलेबल बाय ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिएगा नॉन कंप्लायंसेस कर रहे हैं आप, तो आप कर सकते हैं ना उसको, ठीक, कंप्लायंसेस, नॉन कंप्लायंसेस तो क्या करो, सो कंप्लायंसेस करो, ये कैसा है, कंट्रोलेबल है, कंट्रोलेबल, यूजुअली कंट्रोलेबल बाय ऑर्गेनाइजेशन, और सिस्टमैटिक को देखें अनकंट्रोलेबल, ठीक है, रीजनेबली प्रिडिक्टेबल। अब प्रिडिक्टेबल क्यों है, एग्जांपल कंप्लायंस के लेके चल रहे हैं, आपको पता है ना ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग क्या है डॉक्यूमेंटेशन की, तो ये कैसा है, कह रहा है क्या, रीजनेबली
प्रिडिक्टेबल, रीजनेबली प्रिडिक्टेबल, माइक्रो इन नेचर, नॉट इन मैक्रो इन नेचर। माइक्रो क्यों? क्योंकि एक इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली इंपैक्ट करेगा या सिर्फ पर्टिकुलरली उस ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करेगा, ठीक है। इफ नॉट मैनेज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। तो क्या कर रहा है, पहले तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट कर रहा है और लेटर ऑन ये दिक्कत खड़ी कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, देखो एक और ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मान लीजिएगा HDFC, चलो यस बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। यस बैंक ने लैंडिंग्स करी, ठीक है, लैंडिंग्स हुई, ध्यान सुनना, लैंडिंग्स करी मान लीजिएगा 10K करोड़ की, ठीक है, 10,000 करोड़ की लैंडिंग्स करी उसने। अब जब इन लैंडिंग्स की याद रखेगा किसको करा, मान लीजिए MCD लिमिटेड कंपनी उसको। अब यहां से और भी कंपनीज को क्या है, यहां से उसको लैंडिंग की गई है बाय द यस बैंक। इनका क्या काम है भाई कि ड्यू डेट पे इंटरेस्ट की पेमेंट करना। अगर ड्यू डेट पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेगा तो अल्टीमेटली यस बैंक के लिए क्या होगा, क्रेडिट रिस्क अराइज होगा। क्रेडिट रिस्क, यही तो उसकी थ्योरी में था पूरा यस बैंक की केसेस के अंदर, बात समझ में आ रहा है, क्रेडिट रिस्क अराइज होने लग जाएगा। अच्छा, अब शुरू में ये कह रहा है इससे क्या होगा, यस बैंक का NPA इम्पैक्ट होगा। अगर यस बैंक इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करता तो यस बैंक की क्या होगा, NPA बढ़ेगी। अच्छा, इसका जब NPA बढ़ेगा इनिशियली कोई इंपैक्ट इस पे ही आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, बट अगर इसे टाइमली कंट्रोल नहीं किया तो इसका अल्टीमेटली इंपैक्ट किस पे आएगा, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी पे, ठीक है। और जब इकोनॉमी पे इंपैक्ट जाएगा तो समझ में आ रहा है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेंगी क्योंकि मनी NPA ज्यादा हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट हाई होने लगेगा। लेटर ऑन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिस्टमैटिक रिस्क। बात पकड़ में आया, क्लियर है? तो कह रहा है फर्स्टली इंपैक्ट टू इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलेबल नेचर है, मेरे साथ बोलेगा, रीजनेबल प्रिडिक्टेबल बोलो मेरे बच्चों साथ में, कंट्रोलेबल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा रीजनेबल प्रिडिक्टेबल, मैक्रो तो पता है ना, माइक्रो इन नेचर। क्या कह रहा है, ये किसको इंपैक्ट कर रहा है, इंडिविजुअल, डायरेक्टली अफेक्ट द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। कैन यूजुअली बी असेस्ड वेल इन एडवांस विद द रीजनेबल एफर्ट्स। अब जैसे मान लीजिएगा रीजनेबल एफर्ट्स मतलब अगर अच्छा कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, कंपनी ने अगर इफेक्टिव कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है तो इसको क्या कर सकते हैं आप, ऑफ कोर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड रिस्क मिटिगेशन कैन बी प्लान्ड विद द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स। जैसे इंटरनल ऑडिटिंग के थ्रू टूल्स भी अप्लाई करता है ना, सेल्फ असेसमेंट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम कंडक्ट करके। एग्जांपल ऑफ सच रिस्क आर कंप्लायंस रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। क्लियर है? तो ये दो बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। नाउ लेट्स कम टू डिटेल। अब देखो ध्यान सुनना, आगे अगर हम ध्यान से देखें तो कहता है टाइप्स ऑफ रिस्क ऑन बेसिस ऑफ इंपैक्ट ऑन फाइनेंस। इंपैक्ट ऑन फाइनेंस, आपने सुना इंपैक्ट ऑन फाइनेंस, ये क्वेश्चन बन सकती है। कह रहा है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, आप समझेगा। पहले तो अगर ध्यान से जाए तो लगभग हर एक रिस्क यूजुअली इंपैक्ट करता ही है फाइनेंस, बट कहते हैं फॉर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हम इसे क्लासिफाइड कर देंगे फाइनेंशियल रिस्क एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। फाइनेंशियल रिस्क, ध्यान से सुनना, ये भी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। 20 मार्क्स का चैप्टर है इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें कंजूसी मत करना पढ़ने में, ध्यान सुनिएगा। फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क विच हैज कम डायरेक्ट financial impact on the entity is treated as financial risk. Direct financial impact. It may be market risk, जिसको हम बोल रहे थे बार बार systematic risk, systematic याद है ना, बार बार अभी सिखाता है, systematic risk, credit risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, country risk, currency risk, ये सब के सब रहेगा, ठीक है। अभी आप देखते हैं तो कह रहा है यहाँ पर कोर वर्ड क्या है, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन द एंटिटी इज ट्रीटेड एज फाइनेंशियल रिस्क, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। जो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रहा उसे बोला नॉन फाइनेंशियल, बोला क्या डू नॉट यूजुअली डायरेक्ट हैव डायरेक्ट एंड इमीडिएट फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, बट consequences are very serious and later do have significant financial impact if these risks are not controlled at the initial stage। कैसे हो सकता है, कहता है this includes business and industry service risk, strategic risk, compliance risk, industry fraud risk, reputation risk, transition risk, disaster risk। ये सब कैसे हैं, ये सब कैसे नेचर में नॉन
फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल रिस्क, इनका डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है अभी डिटेल में डिस्कस करता हूं विद एग्जांपल्स, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले फाइनेंशियल रिस्क से। कहता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क को भी हमने कैटेगराइज किया हुआ है इंटरेस्ट, अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। इंटरेस्ट रिस्क देखेंगे, करेंसी रिस्क है, इक्विटी रिस्क है। ध्यान से बेटा, ध्यान से आओ, देखो कौन सा ले रहे हैं पहले, मार्केट रिस्क। फाइनेंशियल के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट रिस्क, आल्सो नोन एज सिस्टमैटिक रिस्क। दिस टाइप ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद मार्केट अप्स एंड डाउन, मार्केट अप्स एंड डाउन। It refers to the risk loss arising from change or volatility in the market prices or economic values, which are deciding factor for the pricing of a product and financial assets. जैसे मार्केट में आप देखो, मार्केट में होता है ना, एक बड़ा अच्छा लोकल लैंग्वेज बोलते हैं ना, बाजार भाव बदल गया है। किन चीजों का, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। कोई चीज अगर मान लीजिएगा एक्सेसिव अवेलेबल है तो प्राइसेस पे आप जानते हैं ना, एक्सेसिव सप्लाई होगा तो प्राइसेस पे इंपैक्ट आएगा। एक्सेसिव अब यार सोचने वाला, एक्सेसिव सप्लाई मिल रही है तो प्राइसेस क्या होंगे, यूजुअली क्या होंगे, डाउन हो जाएगा। रेयर हो गया सप्लाई, कम हो गई सप्लाई, प्राइसेस क्या होंगे। ऑल्सो डिपेंड द नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर ऑफ कमोडिटी। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो समझ में आ रहा है ना, प्राइसेस इंपैक्ट जाएगा। तो मार्केट क्यों, मार्केट देखो बात हम बोल रहे हैं, मार्केट में अप एंड डाउन्स, मार्केट में अप एंड डाउन्स बहुत सारे फैक्टर्स होता है। और वही अप एंड डाउन जैसे हम देखेंगे, जैसे आपने देखा कोविड के दौर में कुछ चीजें जो कि रेयर अवेलेबल हो रही थी, तो कई जगह देखा गया कि एक मास्क को जो सिंपली आज जिसका बेचारे का आजकल अता पता नहीं है, ठीक है, वो 30 रुपीज का, जो कि एक 5 रुपए का भी प्रोडक्ट नहीं था, क्या हुआ, एक्सेसिव डिमांड था और उसका प्राइसेस। अच्छा, अभी इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अब आज का डेट में वो मास्क गायब है, पकड़ में आ रहा है ना, उतना डिमांड कुछ नहीं है उसका। तो कहना क्या चाह रहे हैं, जो मार्केट में अप एंड डाउन से उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिससे जो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्राइसेस के लिए। अब ये कहता है मार्केट रिस्क में भी एब्सोल्यूट रिस्क। एब्सोल्यूट क्या कर रहे हैं, मेजर रुपीज एंड करेंसी टर्म्स। हम उसे एब्सोल्यूट कब बोलेंगे, जब उस रिस्क को आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ रुपी, करेंसी, ठीक है। The relative risk is benchmark index. Benchmark index क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहां पर BSE सेंसेक्स, ये मार्केट रिफ्लेक्ट करता है टोटल, ठीक है, या NSE निफ्टी या BSE 200, ये क्या है, ये इंडेक्सेस हैं। ये इंडेक्सेस क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि बाजार आज कैसा रहा, बाजार आज कैसा रहा, बात पकड़ में आ रहा है। तो क्या हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है, रिस्क कैसा हो सकता है, रिलेटिव रिस्क। बात पकड़ में आ रहा है। दो तरह का रिस्क यहां पर हमने डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट रिस्क के अंदर हमने कैटेगराइज किया, किसके लिए हमने देखा यहां पर जो रिस्क मार्केट रिस्क के अंदर कैसा हो सकता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट व्हिच कैन बी मेजर्ड इन द करेंसी, ठीक है, कितना बदलाव आया। जैसे आप सिक्योरिटीज मार्केट में देखते हैं, मार्केट आज मान लीजिएगा चेंज हुआ, तो आज मार्केट अगर चेंज हुआ, चेंज का मतलब आज मार्केट 20,000 मान लीजिएगा पॉइंट पर क्लोज हुआ, ठीक है, ओपनिंग, फिर उसका नेक्स्ट डे का, तो ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एब्सोल्यूट्स। आपने वोलेटिलिटी चेंज कितना हुआ, अप एंड डाउन क्या हुआ मार्केट के अंदर, इंडेक्सेस में ये तो दिखते हो यार तुम, और क्या दिखते हो, फिर इतना क्यों पूछ रहे हो, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, बात पकड़ में आया। और जब रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली बेंचमार्क इंडेक्स, ठीक है, बेंचमार्क इंडेक्स। अब देखिएगा, ऑलराइट, hence the market risk may be defined as a risk to a firm due to the adverse change in interest rate, currency rate, equity prices, commodity prices। ये चार तरीके के हैं जहां पर मार्केट इंपैक्ट होता है। पहला बोलिए इंटरेस्ट रेट, करेंसी रेट्स, इक्विटी प्राइसेस एंड कमोडिटी प्राइसेस। वापस बोलिएगा, इंटरेस्ट रेट वापस बोलो, आप लोग ऑनलाइन जो देख रहे हो वापस बोलो, ठीक है, हमें याद भी कर लेना है साथ में ना। इंटरेस्ट रेट, भाई इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आएगा तो भी इंपैक्ट आएगा। बात से अच्छा, इसको ध्यान सुनना का एग्जांपल, बहुत बड़े एग्जांपल है, ध्यान सुनना, बुक से लिया हुआ है। अगर मान लीजिएगा इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, तो क्या कंपनीज मार्केट में डिबेंचर इशू करके पैसा रेज करेगा? बोला नहीं, बोलो दूर रहो, अपने रिस्की है, पकड़ में आ रहा है। इंटरेस्ट रेट अगर हाई हो जाएगा तो मार्केट रिस्क हो गया। अच्छा, फिर हम बोल रहे हैं यहां पर क्या हो सकता है दूसरा रिस्क हमारे लिए, करेंसी रिस्क, करेंसी रेट्स में चेंजेस। अब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रही हैं,
ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस क्या कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करती हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या जाएगा, जब वहां पर करेंसी रेट्स में चेंजेस होंगे। यहाँ प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहा है और वो कहीं बाहर से प्रोडक्ट परचेज कर रही हैं, और करेंसी में डॉलर्स एंड रुपी में जो कंपटीशन हो जाता है, आप जानते हैं ना, कंपैरिजन हम करते हैं, तो प्राइसेस में अगर चेंजेस आ रहा है डॉलर एंड करेंसी में, वो इंपैक्ट करेगा, तो मार्केट को इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, फॉरेक्स सुनते नहीं हो क्या यार। एनीवेज, नेक्स्ट है इक्विटी प्राइसेस। अब इक्विटी के मार्केट पे भी इंपैक्ट पूरा पड़ सकता है, और इक्विटी तो सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ चलता है, जानते ही हम लोग। एंड नेक्स्ट वन इज कमोडिटी रिस्क। कमोडिटी, अभी जैसे मान लीजिएगा, एग्जांपल समझेगा, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आप देखें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता ही सब पे इंपैक्ट जाएगा, मतलब पूरे मार्केट में इंपैक्ट जाएगा। जो ट्रांसपोर्टेशन, ऑफ कोर्स सारी चीजें एसोसिएट किससे हैं, ट्रांसपोर्ट से। तो अगर फ्यूल का प्राइसेस बढ़ गया तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट भी जाएगा। तो ये मार्केट रिस्क के अंदर आने वाली एस्पेक्ट्स हैं। क्लियर एकदम। इंटरेस्ट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क व्हिच आर कनेक्टेड विद द इंटरेस्ट फैक्टर्स सच एज बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स फेस द इंटरेस्ट रेट रिस्क। For example, interest rates adversely affect the value of fixed income securities. Any increase in the interest reduces the price of bonds. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होगा तो क्या कंपनी इंटरेस्ट रेट के हायर इंटरेस्ट रेट पे फंड रेज करेंगी? नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्राइसेस क्या हो जाएंगे, उसके कम हो जाएंगे। एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन अ डेट मार्केट and vice versa. So it can be said that the change in interest rates can have an inverse relationship. अच्छा, अगर मान लीजिए आज का डेट में इंटरेस्ट रेट हो गया कम, तो कंपनीज के लिए अच्छा ऑप्शन होगा ना फंड रेज करने का। तो ये क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन मार्केट रिस्क को इंपैक्ट कर रहा है। करेंसी रिस्क, करेंसी रेट्स इज कॉल्ड करेंसी रिस्क। क्या कहता है, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब चेंज इन करेंसी rates. The effects of firms having international operation of business and quantum of risk depends on the nature and extent of transaction with the external market. जैसे आपने अगर फंड रेजर, आप इसी की वजह से तो हम लोग कौन सा पढ़े थे, कौन सा वाला, मसाला बॉन्ड। ये करेंसी रिस्क के जो करेंसी रेट्स में चेंजेस होते हैं, करेंसी रिस्क की वजह से तो मसाला बॉन्ड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, याद आ रहा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है। ठीक है। इक्विटी रिस्क, depreciation in one's investment due to the change in the market index. For example, in the context of securities, beta of a stock tells us that market risk of that stock and it is associated with the day-to-day fluctuation in the market. जैसे मान लीजिएगा आज BSE मार्केट क्लोज हुआ, मान लीजिएगा 15,000 पर। ठीक है, अब 15,000 यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो एक कहीं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा इंपैक्ट होता है कि अगर कम पॉइंट्स पे जाके क्लोज हो रहा है या क्रैश हो जाता है मार्केट, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इक्विटी पे इंपैक्ट पड़ता है। अच्छा, इक्विटी में वॉलेटिलिटी हमेशा रहता है, आप जानते ही है, डिपेंड्स ऑन कि आप आज क्या कंपनी से क्या परफॉर्मेंस वैरायटी है। अच्छा, इक्विटी हमेशा कैसे चलेगा, लाइक दिस, क्योंकि इक्विटी क्या कर रहा है, मार्केट के फोर्सेस से इंपैक्ट हो रहा है आपका प्राइसेस। तो कह रहा है इक्विटी प्राइस का रिस्क कैसा होगा, इक्विटी रिस्क जो डे टू डे फ्लक्चुएशन की वजह से इंपैक्ट हो रहा है। देखो, डे टू डे फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, मार्केट कांस्टेंट हो सकता है क्या, नेवर। Commodity risk associated with the absolute change in the price of the commodity. Such commodity are physical assets or prices change in the account of the demand and supply factor. Commodity risk हमेशा याद रखिएगा, डिपेंड किस चीज पे करता है, दो फैक्टर्स पे, जैसे हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सप्लाई आप सब समझ लीजिएगा, राइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है, स्क्रिप्ट ध्यान रखिएगा एकदम। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई, कमोडिटी प्राइसेस, आप बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सेसिव डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंपैक्ट्स व्हाट, बहुत ज्यादा का डिमांड है और सप्लाई कैसे लिमिटेड है, तो प्राइसेस कैसे होता है, नॉर्मली हाई हो जाता है। वही उल्टा इसका अपोजिट है। अब आप माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर इसका मतलब ये कि ये इंपैक्ट तो किस पे जाएगा, कस्टमर पे आएगा ना, सब रेट पूरा का पूरा, डिमांड एंड सप्लाई का। बट कंपनीज के लिए चैलेंजेस क्या है, अगर सप्लाई कंट्रोल हो रहा है और अपना ऑल टाइम मेंटेन रखना है क्या, प्रोडक्ट का प्राइस। कभी ऐसा हुआ है क्या, सोच के देखो एक बार के लिए, माइंड में लाओ कि आपने मान लीजिएगा एक प्रोडक्ट खरीदा, कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 10 रुपीज। ठीक है, मान लीजिएगा आपने बिस्किट्स लिए, ठीक है, बिस्किट्स खा रहे हैं और बिस्किट्स आपने लिए हैं, ठीक है, बिस्किट्स का पैकेट का प्राइस कितना है 10, कल मार्केट पहुंचे 11, परसों 5 बढ़ के 9, उसके बाद आए 12 रुपीज, उसके बाद आए 15 रुपीज। क्या ऐसा देखा है कभी, पार्ले जी अपने प्रोडक्ट को लेके आज तक वही, वो उसके प्रोडक्ट में चेंज करता रहता है, लेकिन वो पार्ले जी कह रहे हैं जी हम वही प्राइसेस के साथ इतने सालों से चले जा रहे हैं। तो कमोडिटी रिस्क तो उसके लिए भी होगा ना,
कई चीजें में फैक्टर्स में चेंज आता है ना, डिमांड सप्लाई के इशू की वजह से रॉ मटेरियल में चेंज आता है ना, बट वो अपने प्रोडक्ट को मेंटेन कर रहा है उस प्राइस पे ही। ये चैलेंजेस हैं, तो ये रिस्क है, मार्केट रिस्क। अब कब हम मार्केट रिस्क से बात करेंगे, अब जैसे मैंने भी बोला, हमने बात की ऑयल या हम फ्यूल्स की बात करते हैं, फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो फ्यूल के केसेस में भी क्या होगा, फ्यूल की प्राइसेस ऊपर नीचे होगा तो भी रिस्क बना हुआ है। क्या हो रहा है, उसका तो ट्रांसपोर्टेशन पे सब पे इंपैक्ट होगा। क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है क्रेडिट रिस्क। तो पहला हमने देखा, याद करो मेरे साथ में, मार्केट रिस्क। किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियल रिस्क के अंदर मार्केट रिस्क। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्रेडिट रिस्क। ये भी इंटरेस्टिंग है, कहता है व्हेन अ काउंटर पार्टी इज अनेबल और अनविलिंग टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। जैसे हमने देखा यस बैंक के केसेस में, यस बैंक के केस में क्या, यस बैंक ने मान लीजिएगा लैंडिंग्स की हुई हैं, और लैंडिंग्स की हुई हैं मान लीजिएगा ABC लिमिटेड को, एक कंपनी हमारे सामने, ये क्या हो गया उसके लिए, काउंटर पार्टी। बोलिए काउंटर पार्टी, क्या हो गया, काउंटर पार्टी। ऑलराइट, अब क्या होगा, द क्रेडिट रिस्क राइजेस कब, जब ABC लिमिटेड टाइमली या तो क्या नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रहा है, या प्रिंसिपल अमाउंट जब पे करने का टाइम आ रहा है तो प्रिंसिपल अमाउंट से पे ऑफ नहीं किया ना। This type of risk is related to the probability of default and the recovery dates, and its effect is managed by the cost of replacing cash flow if the other party defaults. For example, in case of a loan given by a bank to the borrower and the borrower defaults in the making payments to the installments or due interest on the due dates, it is known as credit risk. तो मार्केट में क्या होगा, अगर NPA बढ़ रहा है तो क्रेडिट रिस्क भी बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। क्लियर एकदम? तो मार्केट रिस्क में हमने 4 फैक्टर्स को देखा, कौन कौन से थे हमारे लिए, इंटरेस्ट रेट्स में हम देखा, ऑब्जर्व किया। अच्छा, जब NPA बढ़ेगा तो क्या पॉसिबल होगा कि बैंक्स खुल के अपनी क्रेडिट प्रोवाइड कर पाएंगे, क्रेडिट फैसिलिटी दे पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। क्या हो रहा है, डिफॉल्ट अगर ज्यादा हो रहा है तो क्रेडिट ज्यादा प्रोवाइड किया जाएगा, क्रेडिट बढ़ जाएगा। यस बैंक के इसलिए बोल रहे हैं, यस बैंक की जो आपने बताए थे वो केस स्टडी जरूर देखिएगा, यस बैंक की केसेस की। एनीवेज, फिर इसके अलावा हमने मार्केट रिस्क में कौन सा देखा सर, इसके अलावा सर हमको सर रिस्क देखने को मिला था, कौन सा कमोडिटी रिस्क देखने को मिला था, और कौन सा हो सकता था। अच्छा, ये एक चीज हमेशा देखो, ये इसलिए बार बार बुलवाते हैं ताकि आपको ना ये याद हो सके। ठीक है, आप अभी सुन रहे हैं, फिर आप बाद में जाके फिर पढ़ के बोलेंगे, फिर याद करेंगे बैठ के, नहीं, अभी जितना कॉन्सेंट्रेट होकर याद कर सकते हैं उतना कीजिएगा, फिर आपके लिए वापस रिवीजन करना उसको ईजी हो जाएगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दो, एज इट इज लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, समझ के लिखिएगा, मीनिंग आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए फटाफट देखते हैं। चलिए, हाँ, तो फटाफट से मार्केट रिस्क के अंदर कौन से देखे, इन्फ्लेशन रिस्क हो गया, ऑलराइट सर। इसके अलावा हमारा इक्विटी रिस्क देखे थे, कमोडिटी रिस्क देखे थे, क्लियर एकदम। चलिए इसके अलावा देखेंगे हम लोग, हाँ बेटा करेंसी रिस्क भी है, कहाँ मना कर रहे हैं। आइए, थर्ड वन इज लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी, अब क्या होता है, कई बार देखो, 2 बात समझना, लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी में डिफरेंसेस होता है। सोल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी में डिफरेंसेस हैं। अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, सोल्वेंट है, बट उसके पास में इमीडिएट कैश में कन्वर्ट होने वाले सिक्योरिटीज नहीं है या सेट्स नहीं है, तो उसके लिए क्या डिफिकल्ट हो जाएगा, लिक्विडिटी रिस्क। क्या देखिए, हम लोग सब जो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहे हैं, सबका इंपैक्ट डायरेक्टली फाइनेंस पे, इसलिए बोल रहे हैं जिससे डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये लिक्विडिटी अवेलेबल होगा तो किस पे इंपैक्ट जाएगा, फाइनेंस पे ना। Due to the mismatch in the cash flow, that is absence of adequate funds, liquidity is altogether different from the word solvency. A firm may be a sound position as per the balance sheet, but if the current assets are not in the form of cash or near cash assets, the firm may not make the payment of the creditor, and which adverse affect the reputation of the firm. ये चैलेंज बना रहेगा। क्या होगा, अगर उसके पास भैया एसेट्स तो बहुत हैं, चिंता का कोई बात नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी का इशू है, तो अल्टीमेटली क्या है, वो डिफॉल्ट होगा तो उसका रेपुटेशन डैमेज होगा। एंड द लिक्विडिटी रिस्क मे बी ए 2 टाइप, ट्रेडिंग रिस्क एंड फंडिंग रिस्क। ट्रेडिंग रिस्क की जब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली सिक्योरिटीज की बात करता है, जब पर्टिकुलर उसके पास में सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं तो वो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं कर पाता, नहीं सेल कर पाता, ना ही परचेज कर पाता है। फंडिंग रिस्क की जब बात करेंगे, जब उसके पास फंड अवेलेबल नहीं है, देखो यहाँ ट्रेडिंग रिस्क, एब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी और इनफ प्रोडक्ट और सिक्योरिटीज to actually undertake buying and selling activities। तो क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग रिस्क। अभी कई ऐसे कंपनीज होता है जिनका ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, आपने सिक्योरिटीज में अगर ट्रेड करना है, याद रखिएगा मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग के लिए, खरीदना बेचने के लिए लिक्विडिटी का जरूरत है।
बात पकड़ में आ रहा है? इसी तो कॉन्सेप्ट मार्जिन पढ़ते हैं, लेकिन मार्जिन का मतलब थोड़ा कि फ्री में सिक्योरिटी सारा का सारा मिल जाएगा। आपके पास भी मार्जिन, ऑफ कोर्स मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है आपको, तो अमाउंट तो होना चाहिए ना। तो लिक्विडिटी ट्रेडिंग का मतलब जब आप बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स से सिक्योरिटीज को। एग्जांपल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, इनएबिलिटी टू एंटर इनटू डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन विद काउंटर पार्टीज और मेक सेल और परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज। वहीं कह रहा है फंडिंग अगर रिस्क की बात करें, ये किस रिस्क के अंदर कवर कर रहे हैं हम लोग? लिक्विडिटी रिस्क में। वापस बोलो, लिक्विडिटी रिस्क के अंदर। हमने इससे पहले डिस्कस क्या है? अरे यार ये देखो ना, हम 3 फैक्टर्स ले चुके हैं यार। देखो यहाँ हमने सबसे पहले मार्केट रिस्क को कवर किया सिस्टमैटिक के अंदर, वो फाइनेंशियल रिस्क के अंदर। फिर हमने क्या देखा? क्रेडिट रिस्क, फिर लिक्विडिटी रिस्क। कहाँ बेटा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हाँ, क्या ध्यान दो भाई। चलो ठीक है, ट्रेडिंग एंड उसके बाद में फंडिंग रिस्क। हाँ बेटा, मैं क्वेश्चन आपका सुनूंगा, पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट तो पकड़ो, फिर क्वेश्चन पे भी आएंगे आपके। हाँ, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, देखिए एग्जाम सुनेगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हो डेफिनेटली वो आपसे फिनेंशियल एक आपको ट्रांजैक्शन आपके सामने एक स्टेटमेंट दे सकता है, आपको उससे भी जज करना पड़ेगा वो रिस्क कौन सा, फाइनेंशियल रिस्क है या फिर नॉन फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो फाइनेंशियल रिस्क के ही सारे आपको एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्कस करने पड़ेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो आपको सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में पूछे या डिफरेंसेस पूछ ले, डिफरेंस डिफरेंशिएट कीजिएगा सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक रिस्क को विद एग्जांपल्स। तो इसलिए सारे ही हमको रीड कर रहे हैं। ठीक है, आओ फंडिंग रिस्क, inability to meet the obligation, that is inability to manage the funds by either borrowing or sale of the assets or securities. It arises when the balance sheets of the firm contains the illiquid financial assets cannot be turned into the immediate, of course। तो ऐसा केसेस में क्या होगा? इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं होता। एसेट्स तो है, प्लांट मशीनरी सबका अच्छा खासा लोकेशन पे अच्छा खासा वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है? इमीडिएट कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये फंडिंग रिस्क आगे क्लियर। कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है बट भी अवेलेबल नहीं है। दोनों चाहिए ना, फिक्स कैपिटल भी आपको चाहिए, वर्किंग कैपिटल भी चाहिए बिजनेस करने के लिए, वही तो इश्योराइज हो जाएगा ना। फिर आता है ऑपरेशनल रिस्क। अब ऑपरेशन की जब बात करेंगे, आप देखिएगा स्पेसिफिकली किस पे कहता है? इनएडिक्वेट सिस्टम, जो भी एक्टिविटी वो कर रही है, ठीक है, उसके लिए सिस्टम कैपेसिटीज, सिस्टम फेलियर, ऑब्सोलेंस रिस्क, जैसे कोई चीजें पुरानी हो जाती हैं, वो पुराने अभी तक आप यूज कर रहे हैं, कुछ नया आपने चीज नहीं लाए, मैनेजमेंट फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन। ऑपरेशनल रिस्क याद रखिएगा, ऑल ओवर हम बात कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिस्टम, पुराना सिस्टम फॉलो कर रही है कंपनी, मान लीजिएगा कई कंपनीज ऐसी हैं जहां पर नया टेक्नोलॉजी के थ्रू, अब याद रखिएगा सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंटिंग पूरा किया जा रहा है, बट मान लीजिएगा अभी कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, या फिर नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो अपने कंप्यूटराइज नहीं किया है सबको, है ना, डिजिटलाइजेशन हो गया तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है? सिस्टम फेलियर भी हो सकता है, इनएडिक्वेट सिस्टम है, सिस्टम फेलियर है, सिस्टम कैपेसिटीज हैं, and account of coordination, and faulty control, human errors. These are the examples of operational risk. Now here comes it's important obsolescence के लिए ना अच्छा एग्जांपल दिया नोकिया का। नोकिया इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑप्शनल रिस्क। देखो ऑब्सोलेंसेस क्या कह रहा है? ऐसा रिस्क, मतलब एक अगर इन सिंपल वर्ड्स बोलें, इसका अगर ऑर्डिनरी मीनिंग बोलें कि कोई चीज पुरानी हो जाना, ठीक है। अब नोकिया ने मान लीजिएगा एंड्रॉइड, विंडोज के पीछे रहा है ना, नोकिया एंड्रॉइड नहीं लेकर आया मार्केट में, विंडोज की तरफ रहा, एंड अल्टीमेटली वो क्या हुआ? आउटडेटेड हो चला गया और मार्केट को कैप्चर करेगा बाय सैमसंग, उधर ओप्पो, वीवो, ये आके मार्केट कैप्चर करे पूरा। बात पकड़ में आ रहा है? जैसे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोडैक सबसे पहले कंपनी जो कैमरा इंट्रोड्यूस किया था, कोडैक कंपनी थी, बट कोडैक ने मार्केट में होने वाले चेंज को देखा नहीं, डिजिटल कैमरास लेकर आ गए, सोनी है, ठीक है, पैनासोनिक है, ये अलग अलग कंपनीज है ना, इंट्रोड्यूस कर गए डिजिटल कैमरा, पर कोडैक समझा कि नहीं, हम तो हमारा ही वो रील वाला बनाएंगे कैमरा, सो वही चलने देंगे, अल्टीमेटली वो भी फेलियर हुआ। तो ऑब्सोलेंसेस, ठीक है, रिस्क कह रहे हैं। रैपिड चेंजिंग वर्ल्ड, ऑब्सोलेंसेस रिस्क इज फास्ट इमर्जिंग एंड अनलेस द कंपनीज आर एबल टू कॉप अप विद द टाइमली, द इंपैक्ट विल बी क्वाइट हैवी एंड मे लीड टू क्लोजर ऑफ द यूनिट्स आल्सो। नोकिया इज द लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। क्लियर एकदम? तो ये ध्यान रखना जरूरी है। आज के तारीख में अगर आप एक एग्जांपल समझिएगा, मोस्ट ऑफ द जो आपको टू व्हीलर्स मिलते हैं वो सेल्फ स्टार्टेड है। अब आपको किक वाला है, किक तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर किक वाला ही कॉन्सेप्ट दे रखा है, ठीक है, किक वाला ही कॉन्सेप्ट दे रखा है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और आजकल कंपनी से कर रही है किक आपको सेल्फ स्टार्ट दे रही है। आपके प्रोडक्ट का प्राइस सेल्फ स्टार्ट का विद किक 50,000, एग्जांपल ध्यान सुनना, और एक कंपनी विदाउट सेल्फ बट किक स्टार्ट 50,000, तो आप कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं,
है ना। आपने देखा होगा ना, पहले स्कूटर आता था प्रिया का, बजाज का, आजकल वो सब ओवरटेक हो गए हैं ना बाय स्कूटीज, एक्टिवा वगैरह, अलग तरह के व्हीकल्स आ रहे हैं, टू व्हीलर्स। तो क्या है ये ऑब्सोलेंस रिस्क, चेंजेस करना होगा, जो पूरा चेंज आ रहा है मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग जाना होगा, ठीक है। हाँ जी, लीगल रिस्क, नॉन कंप्लायंस रिस्क हम बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे लिटिगेशन इंपोज हो सकता है ना, when a counterparty does not have a legal or regulatory authority to engage in the transaction। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं, वो सामने वाली कंपनी, उसको लाइसेंस नहीं है कोई बिजनेस एक्टिविटी करने का, या इलीगल टर्म में वो बिजनेस कर रहा है, अथॉरिटी नहीं है उसको करने का, तो आपके लिए जो रिस्क बन गया वो वॉइड अब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। सामने वाली पार्टी को अगर मान लीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट ही नहीं है, मतलब वो अथॉरिटी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की और बिजनेस ट्रांजेक्शन करने की, और आप उसके साथ एंटर हो गए, तो क्या हो गया, वॉइड अब इनिशियो। देखो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंप्लायंस रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन, डिफॉल्ट एंड मिसमैनेजमेंट। बात पकड़ में आ रहा है। तो लीगल रिस्क अगर ध्यान से देखा जाएगा तो लीगल रिस्क अंदर क्या हो रहा है, लीगल रिस्क में क्या हो रहा है बेटा, कि अगर कोई थर्ड पार्टी जो है, जो काउंटर पार्टी है, इफ इट इज नॉट कंपाइलिंग विद या हैविंग नो अथॉरिटी टू डू यू नो काइंड ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस आप कर रही है उस तरह के बिजनेस करने का उसका राइट है नहीं, अथॉरिटी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा क्या कहता है, कंप्लायंस रिस्क, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इनसाइडर रिस्क, है ना, ये लोग तो इनसाइडर तो बहुत से पढ़े हो ना, मार्केट मैनिपुलेशन, डिफॉल्ट्स, मिसमैनेजमेंट, ये सब किसके हैं, लीगल रिस्क। पॉलिटिकली कंट्री रिस्क, अब पॉलिटिकली जब किसी पॉलिटिकल डिक्लेरेशन किया था कि इलेक्शंस होंगे, तो ये भी एक रिस्क बन जाता है। देखो, ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन इन द टेरिटरी एरिया स्पेसिफिक रिस्क एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी जाएगी, है ना, कौन सा गवर्नमेंट कौन सा नया पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आएगा, और उसकी क्या एस्पिरेशंस और वो क्या नया टेक्निक लगाने है ना, टेक्नोलॉजी क्या नए रूल्स लगाने वाला है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, political risk. The country risk arises when the firm has its business operation abroad and the risk arises due to the outbreak of war between the two countries. जैसा भी देखने को मिला था रशिया एंड यूक्रेन का, and the imposition of ban on the business transaction of particular commodity products. There is अभी जैसे चाइना के केस में नहीं कि इंडिया ने बोला चाइनीज प्रोडक्ट नहीं लेंगे, है ना, तो वो क्या था, अगर दो कंट्रीज के बीच आउटब्रेक हो गया वॉर, इन दैट केस वो वहां प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन को बैन लगा देता है, वो भी सेम इंपैक्ट करेगा, ठीक है। आगे कहता है, दे कैन ऑल्सो बी एग्जिस्टिंग रिस्क ड्यू टू द कंट्री लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर व्हिच ड्राइव्स अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, जनरल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। बात पकड़ में आ रहा है। हाँ बेटा, इसलिए तो हम स्पीड अप से बता रहे हैं ताकि आपको ये बार कवर हो जाए से। अब देखो, आज हम जाएंगे नॉन फाइनेंशियल रिस्क पे, तो उससे पहले मैं चाहता हूं इस वाले पोर्शन में हम एक बार अच्छे से इसको रिकैप कर लें और अच्छे से समझ लें, ताकि कोई डाउट नहीं रह गया हो। आप लोगों को भी कह रहे हैं, और कोई डाउट है तो आप जरूर मुझसे क्वेरी कीजिएगा। याद देखिएगा, अभी तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, एक बार क्लैरिटी जा रहे हैं। तो हमने रिस्क देखा, यहाँ पे देखिएगा कौन सा, सर्टेन, अनसर्टेन, सिस्टमैटिक एंड रिस्क। बेसिकली होता क्या है, ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी एंड इनडिजायरेबल, ठीक है, इसी एस्पेक्ट से देखा जाए। क्लासिफाई अगर हम करेंगे, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क है, क्या हो रहा है। इसके अलावा हमने देखा टाइप ऑफ रिस्क के अंदर ऑन फाइनेंशियल इंपैक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कैटेगरी में जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, बोलो मेरे साथ में, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, हाँ, करेंसी रिस्क, सब किस कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है, ऑपरेशनल ऑब्सोलेंस रिस्क, लीगल रिस्क, देखो यहाँ तो बुक ही गायब हो गया, ठीक है, लीगल रिस्क, पॉलिटिकल एंड कंट्री रिस्क, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में हम लोग रख रहे हैं, बोलो, फाइनेंशियल में। नॉन फाइनेंशियल में जाएंगे तो बहुत डिटेल में समझेंगे, वो नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज तो करो, फिर इकट्ठा सारा ले लोगे, फिर बाद में बोलोगे सर बहुत दिन टाइम नहीं मिलता है। आप लोग भी ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, इतना है ताकि इसको आप रिवाइज करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है ना, पहले के बाद प्रॉपर कंप्लीट कर लो, ऑलराइट।